गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लोब द अर्थ्स मॉडल। पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में बस सिंपली ये जानते होंगे, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, अब इसी के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। सिंस एनिशियंट टाइम पीपल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट वे एंड मेथड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हैव क्लियरली shown how various references point and imaginary lines on the earth surface can be useful for this purpose. Let us learn more about सच रेफरेंसेज पॉइंटेड। अब ये पुराने ज़माने में जो भी थे, डिफरेंट वे एंड द मेथड टू डिटरमाइन द लोकेशन, अर्थ का लोकेशन और फिर अर्थ के सरफेस के बारे में बहुत सारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, और फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियरली शो अप हुआ वेरियस रेफरेंसेज पॉइंट एंड वेरियस पॉइंट और इमेजनरी लाइन जो है वो अर्थ के सरफेस पे है। तो अब ग्लोब क्या है? ए ग्लोब इज लाइक अ टीनी इमेज ऑफ आवर प्लानेट। मीन्स क्या, मेरा जो अर्थ प्लानेट है उसका एक टीनी इमेज है, छोटा सा इमेज। अब तो उतना बड़ा अर्थ है तो उसका तो कुछ इमेज नहीं होता, वही छोटा सा इमेज है दैट ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरी फीचर ऑन द अर्थ। तो अर्थ का जितना भी फिजिकल फीचर्स है, जो भी फीचर्स है उसको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरी फीचर ऑन द अर्थ। इट इज़ द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब सबसे क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर अर्थ का है तो वो ग्लोब के द्वारा ही दिखाया जाता है। ग्लोब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड मटेरियल्स। ग्लोब का बहुत साइज में अवेलेबल है, छोटा साइज भी होता है, बड़ा साइज भी होता है। आप अपने रूम में रखेंगे तो कोई छोटा सा साइज रखेंगे, फिर लाइब्रेरी में आप जाके ग्लोब देखेंगे वही ग्लोब तो उसका साइज बड़ा साइज मिलेगा, और फिर म्यूजियम में जाइएगा तो उससे और ज़्यादा डबल साइज का मिलेगा। तो डिफरेंट साइज में ग्लोब अवेलेबल है। द ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स लाइक द ओशियंस। अब फिजिकल फीचर्स जो भी अर्थ का है, ओशियंस, सीज, कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ईटीसी। अब ओशियन मीन्स क्या? ओशियन जानते हैं, 5 ओशियन है। अपने लोग कौन से ओशियन में रहते थे? इंडियन ओशियन में रहते हैं। और फिर कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट है। कौन से कंटिनेंट में अपने लोग रहते हैं? तो एशिया कंटिनेंट में। तो ये 5 ओशियन, 7 कंटिनेंट, तो ये सब फिजिकल फीचर्स है। और फिर बहुत सारा समुद्र सब है। ठीक है, ओशियंस मीन्स क्या होता है? ओशियंस मीन्स महासागर होता है। और फिर उसके बाद कंटिनेंट मतलब क्या होता है? महादेश होता है। तो ये ग्लोब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अपने लोग के लिए, तो वो मेनी वेज में यूज़फुल है। अब इसके बारे में देखते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज्ड। तो ये आप पहले प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट ऑक्यूर्स होता है। तो अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज्ड। ठीक है, वो क्यों होता है उसके रीजन को जानने में हेल्पफुल होता है ग्लोब। वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब जैसे है तो वो ऐसे जैसे टॉय के जैसे आप लोग ग्लोब को हिला देते होंगे तो वो ज़्यादा उसका मूवमेंट दिखता होगा। तो अब स्लो मूवमेंट कीजिए, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं करना, एकदम स्लो मूवमेंट करिए तो फिर तो फील आएगा मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ऐसे धीरे से उसको कीजिए तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ का फील आएगा, जो अर्थ का मूवमेंट कैसे होता होगा। तो एकदम स्लो मोशन में कीजिए। स्लो मोशन में करिएगा तो देखिएगा जो अभी इंडिया का दिख रहा है तो अभी अमेरिका का दिख रहा है, अभी चाइना का दिख रहा है, अभी इंग्लैंड का दिख रहा है, सबका कौन किस ओशियंस के बगल में है, कौन किस कंटिनेंट के बगल में, ये सारा दिखेगा आप लोग को। तो ये हम लोग को हेल्प क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ सीजन चेंज ओवर ए ईयर। अब ये भी सीजन चेंज में भी सीजन जो चेंज होता है एक ईयर में, कभी अभी सर्दी, फिर कभी गर्मी, कभी बरसात, तो इस सब
के अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्पफुल होता है ग्लोब। द पोल्स ऑफ द ग्लोब और आर ऑल्सो ए लिटिल tilted in the same manner as those of the earth. This slight tilt causes the change of season. तो ये जो ग्लोब का जो लिटिल टिल्टेड होता है इन द सेम मैनर एज दोज ऑफ द अर्थ, दिस स्लाइट टिल्ट, ये जो स्लाइट टिल्ट है इसी के कारण सीजन का चेंज होता है। और सीजन का चेंज होता है तो हम लोग कौन कौन सा सीजन मेन रूप से हम लोग के एरिया में होता है? समर, विंटर, ऑटोमन, स्प्रिंग, मानसून, ईटीसी। अभी कौन सा सीजन आ रहा है? तभी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे जो अभी मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। तो फिर कभी समर आता है, फिर समर मानसून के बाद विंटर आता है, विंटर के बाद फिर ऑटोमन आता है, फिर उसके बाद फिर से ऐसे ये जो वेदर का सर्कल है वो चलते रहता है। ए ग्लोब शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द ओशियन एंड माउंटेन्स। अब ग्लोब का जो ये फिजिकल फीचर्स है, जो कहाँ ओशियन है, कहाँ सीज है, कहाँ कौन से कंटिनेंट में रहते हैं, कौन से ओशियंस में रहते हैं, तो ये सब फिजिकल फीचर्स है वो दिखाता है। ए ग्लोब इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। ग्लोब ये भी हेल्प करता है टू प्लेसेस के डिस्टेंस के दो जगह के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में ग्लोब हेल्प भी करता है। इट शोज डायरेक्शन, रिलेटिव साइज एंड शेप्स ऑफ द ओशियन, कंटिनेंट, आइलैंड एंड सीज। तो ये भी दिखाता है डायरेक्शन किधर कौन सा है। मतलब हम लोग के अब एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के किधर है अमेरिका, इंडिया का किधर है चाइना, इंडिया का किधर है श्रीलंका, ये लोग आप लोग ग्लोब से स्टडी कर सकते हैं। तो और फिर डायरेक्शन का पता चलता है, रिलेटिव साइज, किसका एरिया कितना है उसका भी साइज चलता है। शेप ऑफ द ओशियंस, इस ओशियन का शेप किधर है, नॉर्थ में कितना गया है, साउथ में कितना गया है वो पता चलेगा। फिर कंटिनेंट्स का पता चलेगा, फिर आइलैंड का कौन सा आइलैंड किधर है, फिर सीज का पता चलता है। अब उसके बाद लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब लोकेशन के बारे में स्टडी करते। लोकेशन क्या है? किसी भी पहले लोकेशन के बारे में जानिए। आप लोग गूगल में बहुत ज़्यादा लोकेशन सर्च करते होंगे, ये किधर है, ये किधर है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी थिंग का भी, आप लोग के स्कूल का एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? टावर से थोड़ा इधर लक्ष्मीपुर मोहल्ला में हम लोग का स्कूल है, तो वही होता है एग्जैक्ट लोकेशन। तो एग्जैक्ट लोकेशन मतलब एक फिक्स पॉइंट पे जो कोई चीज़ फिक्स रहता है वो होता है लोकेशन। तब आप क्या लोकेशन के बारे में जानते हैं? लोकेशन refers to the place or position that something occupies in a space on the earth। मतलब इस अर्थ के स्पेशल पॉइंट पे जो कोई चीज़ सिचुएटेड होता है वो उसका लोकेशन होता है। इट मे बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब देखिए, किसी का फिक्स एब्सोल्यूट लोकेशन भी होता है, किसी का रिलेटिव है, बगल वाला मिलेगा। अब जैसे कोई इम्पोर्टेंट बहुत फेमस प्लेस नहीं रहेगा तो बगल का आता है तो हम लोग उसको रिलेटिव प्लेस जो होता है वही उसके लोकेशन का जानकारी मिल पाता है। ठीक है, तो एवरी प्लेस हैज ए लोकेशन विच वी समटाइम्स अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेज। फॉर इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम यू मे से दैट इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम। अभी जैसे आप लोग का क्लास क्या है, अब जैसे आप 6th क्लास का है तो किधर आप बोलेंगे? सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे क्लास 6 है और बगल में लाइब्रेरी के बगल में है तो बोल सकते हैं साइड ऑफ लाइब्रेरी, तो ऐसे बोल सकते। तो ये इसका रिलेटिव लोकेशन हुआ। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द प्लेस दैट वी ओरिजिनली रिफर टू इट्स कॉल्स रिलेटिव लोकेशन। अब जैसे देखिए, स्कूल है, स्कूल किसके बगल में है? तो स्कूल SBI बैंक के बगल में है तो आप बोल सकते हैं उसका रिलेटिव लोकेशन क्या हुआ? तो नियर ऑफ SBI मेन ब्रांच।
तो ये होता है रिलेटिव लोकेशन। अब आते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है उसके बारे में देखिए। एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज ए यूनिक एंड डिफिनिट लोकेशन। सारे प्लेस का एक यूनिक मतलब सारे का किसी का भी आपका यूनिक नेम है, हाँ तो यूनिक नेम है, उसी तरह किसी भी प्लेस के अर्थ पे जितना भी प्लेस है सबका एक यूनिक एंड डिफिनिट लोकेशन होता है, निश्चित, अगल बगल का बात नहीं। रिलेटिव लोकेशन हुआ अगल बगल पड़ोसी वाला बात, और डेफिनिट मतलब फिक्स पॉइंट, बी इट एट अ सिटी, ए हाउस और ए शॉप। इच वन दिस प्लेस हैज एन एड्रेस ऑफ इट्स ओन, जिसका खुद का अपना एड्रेस हुआ वो बोला जाता है एब्सोल्यूट लोकेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे रिलेटिव लोकेशन क्या होता है और फिर एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है। तो रिलेटिव लोकेशन मीन्स अगल बगल से डिटरमाइन किया जाता है, और एब्सोल्यूट लोकेशन हुआ खुद का अपना लोकेशन, ठीक है। तो जैसे देखिए कोई आप लोग अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग में नियर लिखते होंगे, ठीक है। अगर किसी का अपार्टमेंट खुद अगर फेमस है तो वो उसका देता है तो उसी पे एग्जैक्ट आ जाता है। बट आप लोग नियर लिखते हैं, नियर पॉन्ड, नियर टेम्पल, तो ये नियर पॉन्ड, नियर टेम्पल लिखते हैं, तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोकेशन। बट किसी का अपना अपार्टमेंट है, वो फेमस है, उसका वो भवन, गिरिजा भवन अगर लिखा हुआ है तो वो फेमस है, तो वो उसका हो गया एब्सोल्यूट लोकेशन। तो देन आप लोग समझ गए होंगे व्हाट मीन्स रिलेटिव लोकेशन, व्हाट मीन्स एब्सोल्यूट लोकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। कैसे किसी का एब्सोल्यूट लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जियोग्राफर्स, अब देखिए हम लोग क्या जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको जियोग्राफी बोलते हैं। तो अब जियोग्राफी को जो स्टडी कर, जैसे साइंस रिलेटेड कोई बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बनेगा आगे। तो जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी ग्रेट मैन है, जो ज्योग्राफी के बारे में विद्वान है, जो ज्योग्राफी के स्कॉलर हैं, तो वो जियोग्राफर्स बोला जाता है उनको। तो जियोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स यूज ए जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विच द लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेज ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड। तो जियोग्राफर्स या कार्टोग्राफर्स जो होता है वो ग्रिड सिस्टम के हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेते हैं अर्थ के किसी भी पार्ट का, ठीक है। तो आपको पूछेगा जो एब्सोल्यूट लोकेशन किसी भी का कैसे पता चलता है, किसी भी स्थान का एब्सोल्यूट लोकेशन कैसे पता चलता है। तो जियोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स जो भी होते हैं वो जियोग्राफी का जो ग्रिड सिस्टम है उस ग्रिड सिस्टम के हेल्प से अर्थ के किसी भी पार्ट का, किसी भी एरिया का एब्सोल्यूट लोकेशन का फाइंड आउट करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड लाइन्स क्रिस क्रॉसिंग ए ग्लोब और ए मैप। तो आप लोग ग्लोब को ध्यान से देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा पतला लाइन आता है। तो ये लाइन को ग्लोब या लीजिए या मैप लीजिए, दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस लाइन्स को लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। दे फॉर्म द ग्रिड सिस्टम कॉल्ड ग्रेटिकूल। अब देखिए ये पतला लाइन है, ये लाइन्स को लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिला के ग्रिड सिस्टम का फॉर्म करता है और ग्रिड सिस्टम को ग्रेटिकूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रेटिकूल। अब सो द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ प्लेस would be mentioned as a latitude number followed by the longitude number। तो लैटिट्यूड नंबर और लॉन्गिट्यूड नंबर से एब्सोल्यूट लोकेशन का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन द ग्लोब इज 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 72 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। अब देखिए
नॉर्थ से देखते हैं, मतलब नॉर्थ कोई भी मैप में आप लोग पता होगा नॉर्थ किधर से होता है, तो ऊपर से कोई मैप का सबसे फर्स्ट टॉप वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, बॉटम वाला जो पार्ट होता है वो साउथ होता है, और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट वाला पार्ट क्या हो जाता है, तो राइट वाला पार्ट हो जाता है ईस्ट, और फिर लेफ्ट वाला जो पार्ट हो जाता है वो साउथ हो जाता है। तो इसी तरह एग्जाम्पल, किसी भी लोकेशन का एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट लोकेशन, मतलब आप लोग एग्जैक्ट वर्ड से फैमिलियर हो गए बहुत पहले, तो ये एब्सोल्यूट जो है वो नए न्यू में सुने होंगे, या बहुत स्टूडेंट इसमें से एब्सोल्यूट लोकेशन के बारे में पहले से जानते होंगे। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन जो किसी भी प्लेस का होता है वही होता है एब्सोल्यूट लोकेशन, ठीक है। तो ये मुंबई का क्या है, तो मुंबई का ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर हम उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, तो ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं मुंबई का, तो 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और फिर अगर लॉन्गिट्यूड से देखते हैं तो 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नॉर्थ से देखें तो 18 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 18 डिग्री का एंगल बना रहा है, और फिर लॉन्गिट्यूड से 72 डिग्री ईस्ट से, ठीक है। अब लैटिट्यूड के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। लैटिट्यूड आर सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस दैट रन हॉरिजेंटली। ये लैटिट्यूड जो है सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब आप लोग जानते होंगे काल्पनिक होता है, सर्कुलर मतलब जानते हैं जो गोल गोल होता है, सर्किल मतलब वृत्त के आकार का। तो लैटिट्यूड सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस है दैट रन्स हॉरिजेंटली। तो लैटिट्यूड के बारे में अगर वन वर्ड में आए, वन सेंटेंस में आए आंसर लिखने के लिए, तो आप लोग क्या लिखिएगा, लैटिट्यूड आर सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस दैट रन हॉरिजेंटली, ठीक है, इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वेस्ट और ईस्ट का डायरेक्शन होता है, मीन्स पूरब पश्चिम का, ठीक है। तो अब समझ में आया, लैटिट्यूड किधर का होता है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से होता है, और वो भी हॉरिजेंटली रहता है, ठीक है। तो अब लैटिट्यूड आर सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस दैट रन हॉरिजेंटली इन अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब द इक्वेटर इज द सेंट्रल लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वन। अब इक्वेटर क्या होता है, सबसे जो सेंट्रल में आता है, तो ये तो आप जानते हैं ना, सर्किल के जो सबसे सेंटर से होके लाइन जाता है, तो वो सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो उसी तरह ग्लोब में भी जो सेंटर से होके जाता है, द इक्वेटर इज द तो जो सेंट्रल लैटिट्यूड है उसी को इक्वेटर बोला जाता है। तो ये इक्वेटर इज द सेंट्रल लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वन। इट divides the earth into two equal halves to the north and south of it। तो जैसे ही वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का है, तो उसका जो इक्वेटर होगा वो ग्लोब ए मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब मीन्स ए मॉडल ऑफ अर्थ, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ईच हाफ इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। एक इक्वेटर जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, तो एक हाफ को हेमिस्फीयर बोला जाता है, और फिर दूसरे हाफ को भी हेमिस्फीयर ही बोला जाता है, बट ऊपर वाला जो पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एंड द सॉदर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला जो मतलब टॉप वाला पार्ट हुआ वो आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट हो गया वो आ गया सॉदर्न हेमिस्फीयर में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दस इज अ रिफरेंस पॉइंट। अब ये इक्वेटर से पॉइंट, अब किसी को अभी मुंबई का हम एक एग्जाम्पल बताए थे, तो मुंबई के एग्जाम्पल में क्या बताए थे, 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ का 18 डिग्री लैटिट्यूड था। अब ये नॉर्थ से 18 डिग्री लैटिट्यूड, तो इक्वेटर एक बेस पॉइंट होता है, जैसे बोलते हैं ना, तो इक्वेटर क्या होता है, एक बेस पॉइंट होता है। अब वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी बनाता होगा, तो वहाँ से वो फाइंड आउट होता है। लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ
लेटीट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल बोला जाता है क्यों, तो अब पैरेलल लाइन क्या होता है, अब चलिए थोड़ा मैथ में चलते हैं। व्हाट इज पैरेलल लाइन? अब पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइन अगर हॉरिजेंटली लाइन है और उसके बीच में कहीं भी, दो लाइन के बीच में कहीं भी डिस्टेंस सेम रहता है तो वो पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं। तो लेटीट्यूड को भी पैरेलल लेटीट्यूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कहीं भी वो लाइन है तो वो पैरेलल लाइन होगा। आप लोग के आप लोग का जो रोलिंग वाला जो नोटबुक है उस नोटबुक में देखिएगा एक भी लाइन में थोड़ा सा भी कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं हुआ, दोनों के बीच में एकदम सेम डिस्टेंस है। तो इसको यही दो लाइन के बीच में अगर सेम डिस्टेंस होता है तो वही होता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लेटीट्यूड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो दे रन पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए उसको पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड बोला जाता है। द ग्रेटेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर एंड द लेटीट्यूड गेट शॉर्टर एज यू मूव नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे ही नॉर्थ से साउथ इक्वेटर को करेंगे ना तो वो ग्रेटेस्ट सर्किल नजर आएगा। एट द पोल्स दे बिकम पॉइंट्स, द लेटीट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय लेटर एन। अब जैसे ही नॉर्थ दिखाएगा तो नॉर्थ का तो अगर दिखाना है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एन से दिखाएंगे, वाइल द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय लेटर एस। तो साउथ वाले को एस से दिखाएंगे। एग्जाम्पल, लेटीट्यूड फॉर कैरो इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड द लेटीट्यूड फॉर कैपेटॉन इज कैप्टॉन इज 33 डिग्री साउथ। तो ये एग्जाम्पल देके एब्सोल्यूट लोकेशन बताया। अब ये इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड का बात करते हैं। देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है, 180 पैरेलल्स है, 90 नॉर्थ का है, 90 साउथ का है। मतलब इक्वेटर जैसे हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो 180 पैरेलल्स है तो आधा तो 90 नॉर्थ का होगा, आधा साउथ का होगा। These some are considered important parallels as they are used as references point in a geography. The important latitude are as follows: the equator 0 degree, the Tropic of Cancer 23 whole 23 half degree north in the northern hemisphere। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखिए ग्लोब का एक पिक्चर आप लोग को दिया गया है। तो कैसे क्या है इसका इक्वेटर, देखिए ये रेड पॉइंट से रेड लाइन से जो इसको किया गया है तो ये इक्वेटर है। अब इसके बाद सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो ये ग्रिड है दिखा रहा है पैरेलल लाइन, तो ये ही ग्रिड है। और फिर उसके बाद ये इक्वेटर, जैसे सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो ये इक्वेटर है। साउथ पोल दिखा रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ पोल दिखा रहा है 90 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा है, 90 डिग्री साउथ दिखा रहा है। फिर उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर का जो होता है वो दिखा रहा है। फिर आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और फिर द अंटार्कटिक सर्किल 66 होल हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो आर्कटिक किधर है, तो नॉर्थ में है। और फिर उसके बाद अंटार्कटिक किधर है, तो अंटार्कटिक क्या है, ये अंटार्कटिक ओशियन का नाम है, उसी से रिलेटेड सर्किल बना हुआ है, वो 66.5 डिग्री साउथ में दिखा रहा है। दिस लैटिट्यूड सिंस अर्ली टाइम्स आर आल्सो बिलीव्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द बोथ क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो यही जो आप लोग का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, इसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जोन्स में अर्थ को बांटा गया है। अब थर्मल जोन्स के बारे में देखते हैं। ये थर्मल जोन्स क्या होता है। थर्मल जोन्स, देयर आर 3 मेजर थर्मल जोन्स इनटू विच आवर प्लानेट इज डिवाइडेड, दीज आर नॉन एज हीट जोन्स। अब देखिए ये थर्मल जोन्स जो होता है वो अर्थ जो प्लानेट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो अब जानते हैं हीट जोन्स, दीज आर आल्सो नॉन एज थर्मल जोन्स को हीट जोन्स भी बोला जाता है। हीट जोन्स
नाम से ही क्लियर है, गर्म क्षेत्र जो होगा वो हीट जोन्स आया। तो अब ये टॉरिड जोन्स आते हैं। टॉरिड जोन्स के बारे में जानेंगे, टेम्परेट जोन्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फ्रिजिड जोन के बारे में जानेंगे। टॉरिड जोन क्या होता है? द टॉरिड जोन इज द एरिया बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाला और साउथ वाले के बीच के एरिया को टॉरिड जोन बोला जाता है। द सन्स रे फॉल वर्टिकली इन दिस जोन सो इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। तो ये टॉरिड जोन क्या होता है? सन रेज फॉल वर्टिकली, सूरज का किरण जो है वर्टिकली इस पे गिरता है, तो यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इसको बोला जाता है। तो दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, तो इस एरिया को ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है। अब आता है द टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन के बारे में आप जानेंगे। द टेम्परेट जोन इज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के मिडिल वाले एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथ हेयर द सन इज नेवर ओवरहेड। अब यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में ना सन कभी भी ओवरहेड नहीं आता, मतलब दोपहर के टाइम का जो सन क्या होता है तो वो ओवरहेड आ जाता है। तो द सन इज नेवर ओवरहेड, इट्स रेज आर सैलेंटिंग सो इनफ हीट डज नॉट रीच दिस एरिया, देयरफॉर दिस जोन एक्सपीरियंसेस मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ही सूर्य किसी के दोपहर में देखते हैं, सुबह और शाम के तुलना में दोपहर में ज़्यादा गर्मी होता है। दोपहर में क्यों ज़्यादा गर्मी होता है? क्योंकि ओवरहेड सन का जो टेम्परेचर, सन का जो वो अर्थ पे जो रे आता है वो एकदम ओवरहेड 90 डिग्री एंगल पे आता है, तो वो वहाँ पे उस टाइम ज़्यादा टेम्परेट जोन होता है। तो यही इस जोन में क्या होता है, सन कभी ओवरहेड नहीं होता है, तो इसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट टेम्परेचर बोले तो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। अब फ्रिजिड जोन का बात करते हैं। द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। और फिर फ्रिजिड जोन किधर होता है? बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है। एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। मीन्स आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्किल साउथ पोल के बीच में होता है। दीज रीजन्स आर परमानेंटली फ्रोजन बिकॉज दे रिसीव एक्सट्रीम सैलेंटिंग रेज। एकदम ये दीज रीजन आर परमानेंटली फ्रोजन, एकदम परमानेंटली ये फ्रोजन ही रहता है। ऑफ द सन दिस जोन इज रिगार्डेड एज द कोल्डेस्ट ऑफ द अर्थ, मतलब सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, तो इसीलिए ये ठंडा प्रदेश इसको बोला जाता है। सिंस द सन हार्डली राइज एबव द हॉरिजॉन इट हैज 6 मंथ ऑफ डे लाइट एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट। तो इस जोन में क्या होता है, 6 मंथ, 6 महीना डे लाइट का होता है और 6 मंथ नाइट का होता है। अब लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड आर इमेजनरी लाइन्स रनिंग वर्टिकली। अब जैसे लैटिट्यूड क्या था, तो हॉरिजेंटली वाला लाइन था, और फिर इसके बाद ये वर्टिकली लाइन होता है। हॉरिजेंटली मतलब जैसे समझ ही गए होंगे हॉरिजेंटली क्या होता है और वर्टिकली क्या होता है। मतलब हॉरिजेंटली ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में पड़ा हुआ, तो ऐसे जैसे देखिए आपका पेज का लाइन है तो वो हॉरिजेंटली हो गया। अब वर्टिकली अब नीचे से गिरा हुआ है, मतलब क्या, आप लोग जो अगर किसी पेज में जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1/4 छोड़ते हैं ना, तो वो लाइन आपका वर्टिकली हो गया। अभी तो यहाँ बोर्ड तो हम यूज करके दिखा नहीं सकते आप लोग को इधर इस वाले वीडियो में, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग का जो वो रोलिंग वाला कॉपी है उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो नीचे वाला जो लाइन है वो हॉरिजेंटली है, तो ये वर्टिकली। अब तो लॉन्गिट्यूड क्या है, तो वर्टिकली वाला जो लाइन होता है वो इमेजनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नॉन एज मेरिडियंस, और इसी लॉन्गिट्यूड को का एक दूसरा नाम है मेरिडियंस भी है। इन ऑल देयर आर 360 मेरिडियंस। कितना है मेरिडियंस टोटल? 360। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसको मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड का भी बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मेजर इन डिग्री। अब दो लॉन्गिट्यूड क्या जो डिस्टेंस होता है उसको डिग्री में मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। अब ये एक डिग्री को फर्दर मिनट में डिवाइड किया जाता है और फिर मिनट को सेकेंड में किया जाता है।
द प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड which divides in the earth into two vertical halves, the eastern hemisphere and the वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये प्राइम मेरिडियन जो होता है, प्राइम मेरिडियन दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक अर्थ को वो वर्टिकल हाफ्स में, जो दो वर्टिकल हाफ्स में डिवाइड किया, तो एक को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, एक को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। बिकॉज ऑफ इक्वल लेंथ, मीन्स इसका इक्वल लेंथ होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, मतलब एक साथ इतना सारा मेरिडियंस का नंबर इकट्ठा तो नहीं कर सकते। हेंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम ग्रीनविच इन इंग्लैंड। द प्राइम मेरिडियन इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। अब ये जो प्राइम मेरिडियन का एक दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन है। इट इज रिगार्डेड एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रिगार्डेड है। द रिमेनिंग longitude are measured as angle east or west of the prime meridian. These are 180 degree meridians of the longitude on the east of prime meridian and 180 degree on its west. Means क्या है, तो 180 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री ईस्ट में है, और फिर 180 डिग्री ऑन इट्स वेस्ट। अब इसमें देखिए आप लोग का ये जो प्राइम मेरिडियन वो दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूड का इक्वेटर क्या होता है, हाफ पार्ट में जो डिवाइड करता है वो इक्वेटर होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। और फिर द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 111.32 किलोमीटर एट द इक्वेटर। कितना होता है डिस्टेंस, 111.32 किलोमीटर एट द पोल्स। द डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 0 किलोमीटर। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड कीप डिक्रीजिंग टिल दे मर्ज एट द पोल्स। जैसे ही मर्ज करता है पोल्स तो उसका डिस्टेंस डिक्रीज होता है। ऑल लॉन्गिट्यूड इंटरेस्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल्स। जितना भी लॉन्गिट्यूड है इंटरसेक्ट करता है इक्वेटर को 90 डिग्री पे। कितना पे करता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तब अब ये लॉन्गिट्यूड पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा व्हाट मीन्स थर्मल जोन्स क्या होता है, टॉर्डिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, और फिर उसके बाद इक्वेटर क्या होता है, ग्रिड लाइन क्या होता है, और फिर एब्सोल्यूट लोकेशन का बात किए थे। एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है, तो एब्सोल्यूट लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन होता है। और एक फिर एक रिलेटिव वाला रिलेटिव लोकेशन के बारे में बताए थे। तो और फिर ग्लोब, तो इस सब के बारे में फिर से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।